ये मेरा हथियार है। ठीक है, स्टार्ट है। रेडी करें फिर। भाई स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखने वाले क्या सिंपल सी चीज़ें। अभी रिसेंट की जो पिछली क्लास है हमारी, उसमें हमने देखा था कि भाई मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है सेकंड और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में अधिकार। हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि हमने कल बात करा था। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं भाई नीति के निर्देशक तत्व क्या होते हैं, है ना। निर्देशक तत्व, अब इसके शब्दों से ऐसा लग रहा होगा भैया जाहिर सी बात है, नीति के निर्देशक तत्व इतने हैवी इतने भारी भरकम शब्द, फिर तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी बहुत 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 लंबा होगा ना। नहीं मेरे भाई, इसका एक सिंपल सा एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही सिंपल सा एक मतलब होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, इसमें नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है, हम उसको देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, मौलिक अधिकार में क्या संबंध है मौलिक अधिकार में। ठीक है, इसको देखने के बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार में सातवां जो अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, उसको क्यों हटाया गया। संपत्ति का अधिकार उसको क्यों हटाया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारे छोटे छोटे एक एक लाइन के दो लाइन के जो हमारे बुक में डेफिनेशन वगैरह है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं, तो हम उनको देखेंगे। क्या देखेंगे, डेफिनेशन वगैरह चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ओके मेरे भाई। ओके, ये वीडियो कम से कम आपकी हो सकती है 10 से 15 मिनट, लास्ट 20 मिनट बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए बोर तो आप कतई नहीं होगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है। मेरे भाई अब हम देख लेते हैं आखिरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। अब भैया यार इतने भारी भरकम शब्द लेके आए हो ना, नीति निर्देशक तत्व हमारे दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रहे, आज तक कभी हमने देखा ही नहीं और तुम हमें पढ़ाने लगे। भाई देखो दिखने में भले ही ये मतलब भारी भरकम है, हैवी शब्द है, लेकिन इसका जो मतलब होता है ना मेरे भाई, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा। बताऊँ क्या मतलब है इसका। मतलब होता है आइडिया, जो कि हम सबके पास है लेकिन लगाता कोई नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, तो भाई देखो आइडिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब आइडिया। मतलब समझो हमारे भारत का संविधान है, संविधान समझते हो, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान। सरकार जानते हो, सरकार गवर्नमेंट। तो हम क्या देखने वाले हैं, हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत का संविधान है, ये आदेश देता है, या हम एक प्रकार से कह सकते हैं विचार या आइडिया देता है। किसको देता है भाई, गवर्नमेंट को, सरकार को आइडिया देता है। आखिर क्यों देता है, वो इसलिए देता है भाई, भारत को सही से चलाओ, भारत को सही से चलाओ। मतलब हम अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो भारत, हमारा प्यारा भारत एक क्या है, बस, ट्रेन, एरोप्लेन जो समझ लो। और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या चीज़ है, सरकार कंडक्टर है, कंडक्टर। अब सीन यहाँ पे ये होता है, भारत बस है, सरकार कंडक्टर है, और जो संविधान ने है ना, संविधान ने कंडक्टर साहब को एक नक्शा दे रखा है, मैप दे रखा है, आइडिया दे रखा है, स्ट्रेटेजी दे रखी है, इस हिसाब से भारत को चलाओ, जिससे भारत क्या होगा, अच्छे से चलेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी, कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा नहीं आएगी। ठीक है, वो छोटी बात है कि अगर आ जाए तो, लेकिन अच्छे रास्ते पे चलाओ भारत को, ऐसा जो संविधान है स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता है। किसको, कंडक्टर साहब को। कंडक्टर साहब कौन है, हमारे सरकार है, और जो बस है वो कौन है, हमारा प्यारा भारत है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो चलो इसको हम अपने किताब के लैंग्वेज से समझते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तुझमें मैं क्या देखता हूँ, किसके किसके मेरे भाई सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझो। क्या समझो भाई, हमने देखा था मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। ओके, तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, ये हमारे भाग 4 में। भाग रे मेरे भाई, भाग
4 में है, ठीक है, भाग 4 में है। क्या चीज़ है? निर्देशक तत्व। मतलब संविधान द्वारा सरकार को कुछ आइडिया दिया जा रहा है कि भारत को किस तरीके से चलाना है, उसका उल्लेख भाग 4 में है संविधान के, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, और हम देखते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं मार्गदर्शक सिद्धांत, मार्गदर्शक सिद्धांत। समझते हो ना इसका मतलब क्या होता है? कि मार्गदर्शन करता है क्या? संविधान किसका? हमारे भारत का। किसके थ्रू? सरकार के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी हमने अभी मस्त चित्र की हेल्प से हमने अच्छे से समझा कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है मौलिक अधिकार में क्या सीन होता था। अभी मेरे जस्ट मान के चलो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कोर्ट में जाके कार्यवाही कराऊंगा, ठीक है, ये होता था। लेकिन इसमें अलग सीन है, जस्ट इसका उल्टा। अगर नीति निर्देशक तत्व में आपके खिलाफ कुछ हो रहा है तो आप कहाँ नहीं जा सकते? आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप न्यायालय नहीं जा सकते। वहाँ से आपको धक्के मार के तो नहीं, मतलब निकाल दिया जाएगा, मतलब मना कर दिया जाएगा, नहीं भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, चलो घर पे जाओ। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है इसके खिलाफ अगर हम कुछ करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कानूनी रूप से लागू नहीं होता है मेरे भाई, एक चीज़ समझना, ये कानूनी रूप से भी लागू नहीं होता है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बन गया तो बन गया, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्यों नहीं कर सकते वो भी हम समझेंगे, अभी पैसेंस रखो, ठीक है। इतनी चीज़ हमने समझ ली। क्या समझा? भाग 4 में उल्लेखित है, मार्गदर्शक सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और अगर इसको लेकर के हम न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। बस इतना सा हमने देख लिया। आगे हम क्या देखने वाले हैं भाई? आगे हम देखने वाले हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रमुख तत्व है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा भाई, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये मौलिक अधिकार जैसा ज़्यादा लंबा नहीं है। अभी के अभी ख़त्म कर देते हैं इसको। अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि कुछ 3-4 लाइनें हैं जिसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व हम लिखते हैं, हमारा हेडलाइन, कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ऐसी, इसको मैं सुधार भी नहीं सकता, ठीक है। कहती है तुम मुझे सुधारोगे, तुम में इतनी हिम्मत, ठीक है। अब देखो नोट्स की बात करें तो नोट्स सेम ऐसे ही मिलेंगे और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब कहोगे भैया टेलीग्राम किधर है? टेलीग्राम भाई प्ले स्टोर में है और PDF के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। कहाँ पे सबको पता है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। बस इतनी सी चीज़ है भाई। देखो कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं इसमें? हम देखेंगे भाई, अरे भाई हटना, प्रमुख नीति निर्देशक तत्व की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिंपल सी चीज़ है जो हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा ना, कुछ चीज़ें वहीं से उठा लो। जैसे बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ये एक नियम है, आदेश है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। किसको? सरकार को। किस लिए? भारत को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें सबके प्रति समानता लागू करना है ना, और बात करें कि राशन वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर बात करें स्वास्थ्य वगैरह का ख्याल रखना, ठीक है। अगर बात करें पर्यावरण की रक्षा करना, ओके। बाकी जो पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांग है, उनकी मदद करना। तो ये हमारे जो है प्रमुख नीति निर्देशक तत्व है, मतलब प्रमुख आइडिया है, प्रमुख आदेश है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, हमारे जो सरकार है वो लागू करती है, और लागू करके हमारे भारत देश का क्या, समझ गया ना? हाँ ठीक है भाई। तो पहले हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो है नोट्स में अच्छे से मिल जाएंगे, अभी मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखे? मुफ्त शिक्षा कहाँ तक के? 14 साल के बच्चों तक के। तुम कहो सर अभी मैं कॉलेज में हूँ, मुझे तो मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रही। गवर्नमेंट में हो तो मिल रही होगी, ठीक है, प्राइवेट में हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता यार। 14 साल तक के। बाकी हम देखें समान अवसर, महिला एवं पुरुष को अवसर
तो मुझे पता है तुम्हें मौलिक अधिकार से ज़्यादा चीज़ ये अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी समझाया है अपन ने, ठीक है। अच्छे से समझ में तो आई होगी। बाकी आसान सबसे ज़्यादा यही लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है। समान अवसर किसके बीच में? पुरुष महिला, पुरुष महिला, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और क्या कहते हैं? राशन सुविधा, राशन सुविधा, सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं। और हम क्या कर सकते हैं? बुजुर्गों, बुजुर्गों, मात्रा की बहुत गलती होती है यार। बुजुर्गों, वह महिलाओं, वह दिव्यांग महिला। वह क्यों लिख रहा हूँ मैं, बार बार कॉमा लगा देता है ना, नहीं तो कहेगी हिंदी हमारी मात्रा का यूज़ क्यों नहीं कर रहे आप। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, वह दिव्यांग हेतु मदद, मदद, मदद मेरे भाई, मदद, ठीक है। बस मुख्य रूप से इतने 1 2 3 4 मैंने बता दिए। इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी एक जोड़ सकते हो, जबरदस्त तड़पता फड़कता, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है नीति निर्देशक जो राज्य को दिए जाते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप याद रखो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई मेरे कि ये क्या कहते हैं, भाग कौन से में उल्लेखित है, ये भाग 4 में। आपको मैं ये बता दूं आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। ये है आर्टिकल 36 से, आइए मैं भी 36 से होना चाहिए, 36 से 51 तक इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन हमने अभी 4 ही देखी है, 4 ही हमारे इंपॉर्टेंट है। 11th में इतना ज़्यादा कुछ आता है नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपल सी चीज़ है, और कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया था भाई शुरुआत में कि हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। अगर हमें इसके मामले में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? देखो आप एक चीज़ देखना, मौलिक अधिकार में क्या था भाई, मेरे खुद के पर्सनल अधिकार है स्वतंत्रता के, भाई मेरे पर्सनल अधिकार है समानता के, ठीक है। मेरा पर्सनल अधिकार क्या है कि मैं पढ़ सकता हूँ, शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल अधिकार है कि मैं धार्मिक मामलों में काम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे समझो, यहाँ पे निजी ना होकर के यहाँ पे सामूहिक चीज़ें हैं। क्या चीज़ है? सामूहिक। मुफ्त शिक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है मेरे भाई। समान अवसर सिर्फ आपको नहीं मिलेंगे, सबको मिलेंगे। राशन सुविधा सिर्फ आपको नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। बाकी बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग है तो मदद आज सिर्फ आपको नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। तो भाई भारत के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सबको, जाहिर सी बात है सब तो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे, लेकिन जो उठा पा रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, वो सब इसका एक पार्ट है। अगर आप अपने लिए कुछ चेंजेस करवाने जाते हो तो वहाँ पे उनके लिए भी चेंजेस होगा मेरे भाई। आप अपने मतलब हर सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझना, ठीक है। इस वजह से क्या चीज़ है, आप इसमें कुछ भी जो है बदलाव नहीं कर सकते, ना ही इसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। और इसको देख करके मतलब हर एक सिचुएशन को समझ के परख करके ही इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कैसे ही बना दिया, आगे जा करके लोगों को ही दिक्कत हो रही है। हाँ, एक चीज़ है कि भाई हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकार जो है हमारे देश की इस पे नज़र बनाए रखती है, इस पे काम करती रहती है कि किस तरीके से ये और अच्छे तरीके से चल सकता है और किस तरीके से अच्छे से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो भाई ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम क्या देखने वाले हैं, ये सिंपल सी चीज़ें खत्म हो गया आप लोगों से, बस खत्म हो गया, यही था। हाँ भाई यही था, बस इसको ही समझना था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक, राज्य नहीं अब इसको हटा दो, राज्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध बिठाने। मेरे भाई बिना किसी टाइम के स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, हम इनमें क्या देखने वाले हैं, हम इनमें देखने वाले हैं संबंध, रिलेशनशिप। कईयों को अपना अपना रिलेशनशिप याद आ रहा है, हमारे रोहित भाई को इनका रिलेशनशिप याद आ रहा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। भाई मौलिक अधिकार की बात करें तो ये नागरिक के अधिकार है, ठीक है। मेरे अधिकार है मौलिक अधिकार, रोहित भाई के अधिकार, उनके अधिकार, सबके अधिकार, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में देखें तो ये सरकार के लिए दिशा निर्देश है। मतलब इसमें जो तत्व आते हैं वो कोई अधिकार नहीं है, वो सरकार के लिए आइडिया है, विचार है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको।
बाकी अगर मौलिक अधिकार में दूसरे पॉइंट की बात करें तो न्यायालय में लागू करवा सकते हैं, मतलब हमारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं तो उसको हम न्यायालय में जाके कोर्ट में जाकर के वापस से लागू करवा सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये कोई अधिकार नहीं है, ये एक सामूहिक रूप से दिशा निर्देश है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी मौलिक अधिकार में तीसरे नंबर की बात करें तो व्यक्ति के आज़ादी व अधिकारों की रक्षा करता है मौलिक अधिकार। व्यक्ति की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है और जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व में तो उद्देश्य क्या है इसके, हम एक ही चीज़ है, ठीक है, समाज में समानता स्थापित करना और समाज के कल्याण हेतु कार्य करना, ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। हमने शायद उद्देश्य कवर नहीं किया है ना, कोई नहीं, आप ये उद्देश्य देख लो। नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है, मेन मोटिव है, क्या कह सकते हैं, मेन मोटिव, वो क्या है, वो भाई वो इधर से ले लेते हैं, वो ये है, क्या है भाई, समाज में समानता स्थापित करना और कल्याणकारी काम करना। बाकी मौलिक अधिकार में अगर हम बात करें तो संविधान, ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक है। क्लियर, हमने देख रखा है। बाकी अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व संविधान में भाग 4 में है, ठीक है, 4 में उल्लेखित है और 36 से 51 तक के आर्टिकल में उल्लेखित है। बस आपको इतना याद रख लो, ये मौलिक अधिकार 3 में है, नीति निर्देशक तत्व 4 में है। ओके, नीति और मौलिक अधिकार में 3 में भी कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 और इसमें 36 से 51, बस इतना सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमने देख लिया भाई, इनमें अंतर देख लिया, एक तरीके से संबंध देख लिया, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी भाई और कुछ नहीं है इसके अंदर, हमने ये देख लिया। तो हमने कवर कर लिया नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, हमने कवर कर लिया नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के संबंध। अब हम क्या तय करने हैं, हमने उद्देश्य भी तय कर लिया, ठीक है, तय कर लिया, कवर कर लिया। और बाकी हम देखते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किताबों में छोटे छोटे, अब हम उनको कवर कर लेते हैं। मेरे भाई सिर्फ 5 मिनट की और आपका टाइम लूँगा, 5 मिनट में आपको समझा देते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो क्योंकि आपके प्रीवियस मतलब आते हैं आपके एग्जाम में, हाफ ईयरली में भी आ जाते हैं और आपके ईयरली में तो आते ही आते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम निवारक नज़रबंदी। हमारे शब्द नहीं, हमारी किताब में एक शब्द आया निवारक नज़रबंदी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, निवारक नज़रबंदी का मतलब ये होता है कि आप जानते हो वोट होते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो सरकारें होती है, जो हमारा कानून होता है, उसको शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको पता है कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको मतलब एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको एक अधिकार प्राप्त होता है, क्या कि भाई अगर तुम्हें लगता है किसी ऐसे व्यक्ति पे, तुम्हें हटना भाई, तुम्हें अगर किसी व्यक्ति पे शक होता है भाई ये शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, ये ऐसे तैसे कर सकता है सबकी, ठीक है, तो क्या करते हैं जो हमारे जो क्या कहते हैं पुलिस वगैरह है, हमारे जो अधिकार नहीं, हमारे जो, अरे वो रोहित भाई ने सब भुला दिया अधिकार कर इशारा करके, ठीक है, कोई नहीं, हमारे जो सरकार है ना, अगर उनको किसी भी एक व्यक्ति पे शक होता है कि भाई ये शांति व्यवस्था भंग कर सकता है चुनाव में, ठीक है, तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर बिना किसी सबूत के, बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? भाई वो गिरफ्तार इस तरीके से किया जाता है, उसे गिरफ्तार तो कहते हैं लेकिन वो एक तरीके से गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति को जेल में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दी जाती, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। नॉर्मली जो अपराधी होते हैं उनके साथ तो भाई अलग बर्ताव किया जाता है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन जो निवारक नज़रबंदी के थ्रू जो गिरफ्तार होते हैं ना, उनको अलग ट्रीट किया जाता है, उनको कोई मारा पीटा नहीं जाता, कोई टॉर्चर नहीं किया जाता, बस उनको थोड़े टाइम के लिए उस जगह से, उस स्थान से हटा दिया जाता है ताकि कोई शांति भंग ना हो, समझ गए, ये होता है निवारक नज़रबंदी। मतलब कि शांति भंग, अरे भाई ये पास में आ गया, मतलब मेरे भाई शांति भंग ना हो इस वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इससे कहता है निवारक नज़रबंदी, ठीक है। बाकी हम देखते हैं प्रादेश रीट, भाई एक कीड़ा है जो कि पास में आ रहा है, धीरे धीरे क्या पता चिपक जाए, ठीक है। प्रादेश या रीट, हमारे बुक में सेकंड चैप्टर में एक शब्द यूज हुआ है प्रादेश या रीट। इसका मतलब होता है हमारे न्यायालय क्या कहते हैं, हमारे भारत में जो न्यायालय है कुछ आदेश जारी करता है, क्या करता है, कुछ आदेश जारी करता है
सबके लिए, जिसे क्या कहते हैं, प्रादेश या रीट। कई कई बार आ जाता है भाई प्रादेश या रीट किसे कहते हैं, कई कई बार आ जाता है भाई निवारक नजरबंदी से आपका क्या तात्पर्य है, तो हमें इसको याद में रखना है, ठीक है, याद में रखना है। प्रादेश या रीट में हमें 5 आदेश जारी होते हैं न्यायालय के थ्रू। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेधादेश, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण रिवीट। आपको अभी ऊपर ऊपर से समझ में भी नहीं आया होगा क्योंकि आपने पहली बार इसका नाम सुना है। अभी चलता है अगली स्लाइड पे, सबको एक एक करके 2-2 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो मेरे भाई चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई देखो, सबसे पहले प्रादेश या रीट में हमने समझ चुके ये क्या चीज़ है, न्यायालय द्वारा जारी आदेश को हम प्रादेश या रीट कहते हैं। और ये आदेश सिर्फ इसके लिए है, मतलब 5 आदेश जारी किए गए हैं। कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, सिंपल सी चीज़ है। क्या चीज़ है हम समझते हैं। मान के चलो पुलिस, बहुत अच्छा लगता है नाम, ठीक है, तो जो पुलिस है, मान के चलो अरे यार रोहित भाई हंसाओ मत, ठीक है, जो पुलिस है मान के चलो किसी को भी गैर कानूनी तरीके से क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, उसको जेल में बंद कर देती है, तो कोर्ट उनको कहेगा भाई फटाफट से फटाफट उनको जो है हमारे सामने पेश करो और उन्होंने क्या जुर्म किया है वो हमें बताओ, ठीक है, वो हमें ये चीज़ कहते हैं। मतलब कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ कि भाई पुलिस ने किसी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया, तो कोर्ट ने बोला भाई उस बंदी को हमारे सामने प्रस्तुत करो और उसने क्या किया है वो हमें बताओ, ठीक है, ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो भाई इसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी क्योंकि टाइम कम है और हमें इसको लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है और अब पढ़ना अभी और है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया, ओके क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलो अब देखते हैं परमादेश को। तो मेरे भाई अब देखते हैं परमादेश। परमादेश को बहुत सिंपल सी भाषा में समझता है, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने कार्य नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे कहता है भाई तुम अपना काम करो, अदरवाइज हम देख लेंगे, ठीक है। परमादेश का मतलब होता है कि भाई कोर्ट आदेश देता है ऐसे अधिकारियों को जो अपना कार्य नहीं करता है अच्छे से या करता ही नहीं है। एग्जाम्पल में समझाऊँ तो मान के चलो कोई शिक्षा संस्थान है, ठीक है, कोई एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो बजट आ चुका है, पैसे आ चुके हैं, बट वो स्कूल नहीं खोल रहा, ठीक है, तो कोर्ट क्या कहेगी भाई तुम्हें बजट मिल गया है, तुम्हें अधिकार है कि तुम अपने स्कूल खोल सकते हो, तो तुम खोल क्यों नहीं रहे, ठीक है, वो कोर्ट जो है इनको आदेश देगी भाई तुम कार्य करो अदरवाइज हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा था परमादेश के बारे में। अब देखते हैं निषेधादेश। तो मेरे भाई देखो निषेधादेश के अंदर सिंपल सी चीज़ है, निषेधादेश बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मान के चलो निषेधादेश के नाम से पता चल रहा है किसी आदेश को रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को रोकना। मतलब मान के चलो कोई एक ऐसा केस है जो सिर्फ उच्च न्यायालय के लिए है, ठीक है, कुछ ऐसे केस होते हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट में चलेंगे, हाई कोर्ट में, लेकिन उसको चला कौन रहा है, उसको चला रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिला न्यायालय। तो जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहेंगे नहीं भाई तुम रुको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुम रुको, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ निषेधादेश कहलाती है। मतलब जो उच्च न्यायालय है वो जिला न्यायालय को कहती है भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, इसे हम देख लेंगे, तुम रहने दो, ठीक है, मतलब आदेश को रोक दिया, ठीक है, किसी भी क्या कहते हैं आदेश को रोकना निषेधादेश कहलाता है। अब हम देख लेते हैं अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं। तो भाई देखो अधिकार परीक्षा बहुत अच्छी चीज़ है तो सारी अच्छी चीज़, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा लागू 5 आदेश है। हमने समझ लिया बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, निषेधादेश अभी हमने जस्ट पढ़ाई है। अब हम देखते हैं अधिकार परीक्षा। इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से मिलेगी, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो भी लिखे हुए मिलेंगे। बस फ़र्क इतना है कि भाई लाइक करके सब्सक्राइब करके जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो क्या नोट्स, है ना। अधिकार परीक्षा मतलब यह पूछना कि भाई तुम किस हक से उस पद पर बैठे हो, तुम्हारा क्या हक है कि तुम उस पद पे चले गए। मान के चलो कोई सरकारी अधिकारी है किसी पद पे बैठा हुआ है, तो न्यायालय कोर्ट उससे पूछेगी भाई तुम्हारे क्या हक है कि तुम उस पर बैठे हो, ठीक है। हक मतलब समझते हो क्या, मतलब तुम कैसे जाके बैठ गए वहाँ पे, ये चीज़ पूछती है। मतलब मान के चलो कोई प्रिंसिपल है स्कूल का, ठीक है, उसने फर्जी डिग्री वगैरह लेके प्रिंसिपल बन गया स्कूल का, और लोगों को लग रहा है भाई ये नकली मतलब झूठ मूठ का प्रिंसिपल बनाया गया है, ज़बरदस्ती प्रिंसिपल गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, तो क्या होगा,
न्यायालय उस प्रिंसिपल से पूछे कि भाई तुम किस हक से इस प्रिंसिपल की पद पे बैठे हुए हो, है ना, आखिर किसने बिठा दिया तुम्हें, आखिर कैसे बैठ गए तुम, ये पूछती है। और ये कहलाता है अधिकार परीक्षा, कि भाई तुम किस अधिकार से बैठे हो, ये पूछना किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा है। तुम मत सोचना सर ये सारी चीज़ें क्या लोग पूछेंगे, नहीं मेरे भाई, लोगों को तो वो कुछ बताएंगे ही नहीं, उल्टा मार करके भगा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोर्ट पूछती है हर एक चीज़ को, क्योंकि ये जो आदेश है ये कोर्ट द्वारा लागू किए गए हैं। अब हम क्या देखते हैं, हमने लगभग 4 चीज़ें देख ली, अब हम देखते हैं 5वीं चीज़ हमारी। मेरे भाई अगर मैं बात करूँ जो 5वां है, हमने देखा था जो हमारे मौलिक अधिकार में जो 6वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है उत्प्रेषण का रेट। इसके अंदर क्या होता है, मान के चलो कि भाई आप किसी जुर्म में फंस गए, लेकिन वो आपने जुर्म किया नहीं है, गलत तरीके से आपको फंसाया गया है। अब आप क्या करते हो, आप जाते हो कहाँ पे, आप जाते हो आपके जिला न्यायालय में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ आपके जो खिलाफ है गलत तरीके से आपके खिलाफ सबूत मतलब आपके पास सबूत है कि आप निर्दोष हो, लेकिन गलत तरीके से आपको सजा दिलवाई जा रही है, आपको आदेश दिए जा रहे हैं कि भाई इनको जेल में डालो, है ना, दिमाग खराब आपका हो रहा है वहाँ पे। तो क्या होगा ऐसे सीन में कि भाई आपके खिलाफ गलत आदेश दिया जा रहा है, यह रोकेगी कौन, ये रोकेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये बोलेगा जिला न्यायालय को कि भाई तुम गलत आदेश दे रहे हो, है ना, तुम ये आदेश नहीं दे सकते। तो भाई फिर क्या होगा, अब उसने तो गलत आदेश ठहरा दिया, जो जिला न्यायालय है इसने गलत आदेश दिया, तो सुप्रीम और हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया, तुम मत दो आदेश, तुम गलत आदेश दे रहे हो। तो अब आदेश कौन देगा, अब आदेश देगा हाई कोर्ट, ये अपने हिसाब से सही आदेश देगा। क्लियर, मेरी बात को समझ गए। उत्प्रेषण रेट के अंदर ये आता है, अगर कोई निचली अदालत मतलब ऊपर की 2 अलग है, नीचे की अलग है, स्थानीय अदालत अलग है, अगर वो गलत आदेश दे रही है तो उस आदेश को रोकना और सही आदेश देना, ये इसके अंतर्गत आता है, उत्प्रेषण रेट के अंतर्गत। बस ये चीज़ थी। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, 5 चीज़ें हमने पढ़ी है प्रादेश और रीट के बारे में, प्रादेश या रीट के बारे में। ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का एंड पॉइंट नहीं भाई, अभी हम शायद कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, रुको रिकॉल करने दो। रोहित भाई कुछ भूल रहे शायद, अपना टॉपिक कवर नहीं किया एक। बिल्कुल रोहित भाई को आइडिया आया है, हमने नहीं देखा संपत्ति का अधिकार। भाई क्यों हटाया इसे, क्यों हटाया ये तो बता दो, संपत्ति का अधिकार। भाई चलो इसको 2 मिनट में कवर करा देता हूँ ना। चलो अब हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार में हम देखते हैं भाई इसे क्यों हटाया गया। पहले तो हमें पता है ना, यह हमारे मौलिक अधिकार में था, फंडामेंटल राइट में था 7वें नंबर पे, ठीक है, लेकिन इससे हटाया क्यों गया। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे भारत में सड़कें बनती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है, पार्क बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह बनती है, स्कूल बनती है, क्लियर, बांध बनते हैं, है ना, नदियाँ कोई बन जाती है, ठीक है, क्लियर। तो भाई ये बनती है ज़मीन पे कुछ लगेंगे हवा में बनती है, रोहित भाई कह रहे हैं ऊपर बनती है, लेकिन भाई देखो ये बनती है ज़मीन पे। लेकिन जो उस टाइम पे जो है संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आता था ना, तो लोग अपनी ज़मीन के लिए कोर्ट में चले जाते थे, और जाहिर सी बात है हमें पता है कि भाई मौलिक अधिकार का अगर हमसे छीना जाए तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो और हमें फिर वो वापस मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए सभी लोग कोर्ट में चले जाते थे। तो इससे जो सरकार का प्रोजेक्ट था, काम था, भाई बांध बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो वो रुक जाता था, ठीक है, लंबे लंबे केस चलते थे, बहुत टाइम लगता था। इस वजह से सरकार ने फैसला लिया कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये तो जनहित के लिए है, सभी लोगों के लिए है, जनता के हित के लिए सड़कें बना रहे, बांध बना रहे, स्कूल बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे। तो भाई इसके लिए लोग बार बार अदालत में चले जाते हैं, ये कैसी बात है। जनता नहीं माने तो मजबूरन सरकार को क्या करना पड़ा, एक संविधान संशोधन करना पड़ा। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार कोई ऐरी गैरी चीज़ नहीं है भाई, इसको बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो वो संविधान संशोधन हुआ था 44वां अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, संविधान में संशोधन हुआ था। इसके थ्रू संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। फिर क्या किया गया, पहले यह मौलिक अधिकार था, बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार
देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार को बदलना बहुत हार्ड है, लेकिन जो कानूनी अधिकार है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इजीली तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? फिर हमने देखा, क्या देखा भाई, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्यों हटाया गया था, ताकि जो सरकार जनता के हित के लिए जो प्रोजेक्ट चला रही है उसमें कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्लियर मेरे भाई? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही चीज़ है। ठीक है, बाकी हमारा जो चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड होता है। अब आपको मैंने एक चीज़ शुरुआत में बताई थी मेरे भाई, फर्स्ट सिलेबस बता रहा था तब भी और फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तब भी, कि ये चैप्टर जब कवर होगा जब आप अगला पढ़ोगे, मतलब हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। आपको लग रहा है कि भाई आपने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके थर्ड चैप्टर में है जिसको पढ़ते ही आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी दिक्कत है कमेंट में लिख दो, इसलिए यूट्यूब के द्वारा कमेंट बनाया गया है। लाइक का बटन इसलिए दिया गया है ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट का बटन इसलिए मैंने बता दिया, कमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो भाई सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स जाके ले लो, अच्छे से नोट्स बना लो, पानी वगैरह पी लो, बहुत देर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे किस में, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, नाम क्या है उसका वो भी वहीं पे जानेंगे। क्लियर मेरे भाई? तब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद, जय भारत।